हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। सोशियोलॉजी में किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सोसाइटी के अंदर, चाहे वो कोई सोशल प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई सोशल फिनोमेना हो या ओवरऑल सोसाइटी हो, उसको एग्जामिन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए एक ख़ास किस्म का लेंस होता है और उस लेंस को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का नाम दिया जाता है। यानी ये वो लेंस है जिसको पहनकर आप चीज़ों को सोशियोलॉजिकली साइंटिफिक वे में एग्जामिन कर रहे होते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और 3 मेन पर्सपेक्टिव जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने विजिट नहीं किए तो ज़रूर देख लीजिएगा। दैट आर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव। ये 3 वो पर्सपेक्टिव्स हैं जिनको हर कोई एनालिस्ट अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से यूज़ करके इनके फ्रेमवर्क में सोसाइटी को अंडरस्टैंड करता है, सोशल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता है, सोसाइटी की प्लानिंग करता है। इसी तरह से एक और पर्सपेक्टिव है जो कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है। मीन्स इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू अनदर डिसिप्लिन दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, यानी किस तरह से ह्यूमन कल्चर्स और ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है शुरू से लेके आज तक, और आने वाले वक्त में ये एवोल्यूशन चलती रहेगी। सो दिस पर्सपेक्टिव इज़ बेसिकली रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट कि किस तरह से एवोल्यूशन होती रही है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बताऊंगी नहीं कि क्या होता है, बल्कि मैं आपको ये बताऊंगी कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की बेसिस क्या है, ऐसे कौन से थिंकर्स हैं जो कि जिन्होंने बेस डाली या जो बेस कंसीडर किए जाते हैं सोशियोलॉजी में इस पर्सपेक्टिव का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की स्टेटमेंट क्या है। देखिए, एवोल्यूशनरी थ्योरी या पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सोसाइटी मूव इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। सोसाइटी एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करती है, और इसी वजह से जो अर्ली सोशल एवोल्यूशनिस्ट थे वो देखा करते थे सोसाइटी को प्रोग्रेसिंग हायर टू हायर लेवल्स। मींस सोशल एवोल्यूशन का मतलब है अर्ली सोशल एवोल्यूशनिस्ट की तरफ से उनके अकॉर्डिंग दैट माशरा जो होता है वो हायर टू हायर लेवल में प्रोग्रेस करता रहता है। इन स्पेसिफिक डायरेक्शन का मतलब है प्रोग्रेसिव डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है, और आखिर में एज अ रिज़ल्ट उन्होंने कंक्लूड किया था कि उनके अपने जो कल्चरल एटीट्यूड्स थे, अपने जो बिहेवियर्स थे, वो एडवांस थे एज़ कम्पेयर टू अर्लियर सोसाइटी। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं इन रिलेशन विद एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या है उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसको भी विजिट कर लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें मौजूद है कि एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है। उसमें भी बेसिकली हम यही देख रहे होते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स यहाँ पे ह्यूमन कल्चर्स इवॉल्व हुए हैं शुरू से अब तक, एडवांस होते गए हैं। उसमें टेक्नोलॉजी का भी अमल दखल था, उसमें सोशल चेंजेस भी आए, डिफरेंट तरह से पहले के मुकाबले में आज प्रोग्रेस नज़र आती है। आप अपना रहन सहन देखें, अपना ड्रेस कोड देखें, इवन द बिल्डिंग्स इन विच यू लिव इन, द सिटीज़ इन विच यू लिव इन, द टाउन्स, योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, everything, your communication patterns, everything has been advanced to higher, from higher to higher level. ये एवोल्यूशन है, ठीक है। किस तरह से चेंजेस होते रहे, सोसाइटीज़ की एवोल्यूशन है कि किस तरह से सोसाइटीज़ इवॉल्व होती रही हैं। इसी तरह से जो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चरल पैटर्न में भी चेंजेस आते रहे हैं। पहले का कल्चर इतना मॉडिफाइड और एडवांस नहीं था, आज आपको अपने कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी नज़र आ रही होती है। ये जो एवोल्यूशनरी थ्योरी को मानने वाले जो सोशल एवोल्यूशनिस्ट थे, इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करती है, और इस मूवमेंट में बेसिकली प्रोग्रेस होती है, हाई टू हाई लेवल की तरफ जाती है सोसाइटीज़। और आखिर में ये जो एवोल्यूशनिस्ट थे उनका मानना था कि इनके अपने कल्चरल एटीट्यूड्स भी एडवांस्ड हैं पहले के मुकाबले में। कभी अगर आप कल्चर को पढ़ें तो उसकी बेसिस के अंदर आप ये ज़रूर देखेंगे कि जो पहले के सोशल साइंटिस्ट थे वो माना करते थे कि पहले की सोसाइटीज़ के कल्चर्स प्रिमिटिव हुआ करते थे, लैगिंग हुआ करते थे, उनमें कल्चरल लैग ज़्यादा था क्योंकि लोग ज़्यादा एजुकेटेड और अवेयर नहीं थे। कंपैरेटिवली आज की सोसाइटीज़ के बारे में वो कहते थे दैट आज की सोसाइटीज़ प्रिमिटिव सोसाइटीज़ के मुकाबले में सुपीरियर हैं, एडवांस्ड हैं, कल्चरल लैग का आंसर कम नज़र आता है। फिर एक वक्त आया जब सोशल एनालिस्ट ने मानना शुरू किया दैट हम कल्चर्स को कंपेयर नहीं करेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा सुपीरियर या इन्फीरियर है। हम वैल्यू जजमेंट की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, बल्कि हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिव होके नॉर्मल वे में जस्ट कंपेयर करेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। ये तो मेन स्टेटमेंट था एवोल्यूशनरी थ्योरी के हवाले से।
अब अगर आप एवोल्यूशनरी थिंकर्स का इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो बेसिक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के जो थिंकर्स थे वो 3 आपके सामने लिखे हुए हैं, इब्न खुल्दून, हर्बर्ट स्पेंसर और फर्डिनेंड रोनिस। ये 3 मेन पर्सपेक्टिव के एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के थिंकर्स हैं और इनके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी वजह से इनको मेन एवोल्यूशनरी थिंकर्स माना जाता है। इन थिंकर्स का जो मेन इंटरेस्ट था वो ये था टू स्टडी ओरिजिन, ग्रेजुअल ग्रोथ एंड चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एवोल्यूशन में भी हम यही बात कर रहे हैं ना कि किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह सोसाइटी मूव कर रही है डिफरेंट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो थिंकर्स थे इनका भी इंटरेस्ट यही था कि हम ये देखें कि सोसाइटी का ओरिजिन क्या है, कैसे उसकी ग्रोथ हुई आहिस्ता आहिस्ता, कैसे चेंजेस आते रहे और फिर किस तरह सोसाइटी डेवलप होती रही। इसी तरह अगर आप एवोल्यूशनरी थ्योरीज़ की बात करें तो उनका मेन फोकस भी यही है, आइडेंटिफाई करना डिफरेंट डेवलपमेंट के पैटर्न्स को और चेंज के पैटर्न्स को एक सोसाइटी के अंदर, यानी डेवलपमेंट और चेंज का जो भी पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करना, ये मेन फोकस है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का, जो कि आपको माइंड में रखना है क्योंकि अभी हम जस्ट बेसिक्स की बात कर रहे हैं। अब अगर इब्न खुल्दून की बात करें, उनकी थ्योरीज का जो फोकस था, मेन फोकस, वो सोशल फैक्ट था और सोशल फैक्ट्स ही होते हैं बेसिकली जो कि सोसाइटी की ग्रोथ में, ग्रेजुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं और इसी वजह से इनको एवोल्यूशनरी थिंकर कंसीडर किया जाता है क्योंकि इनका फोकस सोशल फैक्ट्स पे था और सोशल फैक्ट्स अल्टीमेटली दे कंट्रीब्यूट इन दी ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। साथ ही साथ उन्होंने जो एक थ्योरी दी थी अल-असाबिया, और अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो इब्न खुल्दून पे भी वीडियो मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा। इनकी एक थ्योरी थी अल-असाबिया के नाम से, जिसमें बेसिकली एक प्री अजम्पशन बताई गई थी दैट वो इंडिविजुअल्स जिनकी सिमिलर फीलिंग्स होती हैं, सिमिलर मोटिव्स होते हैं, उनके अंदर एक फोर्स ऑफ सॉलिडेरिटी आ जाती है, एक फोर्स ऑफ यूनिटी आ जाती है उन इंडिविजुअल्स के बीच में और इसकी वजह से ही फिर ग्रुप्स बनते हैं और इवेंचुअली फिर इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। यानी कि इनका जो मेन फोकस था वो सॉलिडेरिटी पे था कि किस तरह से लोगों की अगर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सिमिलर फीलिंग्स होती हैं, उसकी वजह से मोटिव्स सेम होते हैं, उसकी वजह से उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। और ग्रुप की भी डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल्स हु हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं और उसके बाद ये ग्रुप्स अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्टेट की शक्ल में। सो इस वजह से इनको एवोल्यूशनरी थिंकर कंसीडर किया जाता है। फर्दरमोर अगर बात की जाए तो वो इंडिविजुअल्स जो कि लग्जूरियस लाइफ की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जैसे सिंपली अगर बात की जाए, वो लोग जो कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए फॉर्मल वेज इख्तियार करते हैं, उनमें फिर सॉलिडेरिटी तो कम हो जाती है ना। अब इसको आप ऐसे समझें आज की सोसाइटी पे कंपेयर करते हुए कि वो लोग जो गांव देहात में रहते हैं या रूरल एरियाज़ के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें सेंस ऑफ यूनिटी और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज़। इसकी वजह क्या है कि लोग जब रूरल से अर्बन में मूव करते हैं तो उनका एक ही पर्पज़ होता है, या तो पैसा कमाना, अपनी लाइफ सेट करना, या फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। फिर इस तरह की फॉर्मल सेटअप के अंदर उनके सेकेंडरी रिलेशंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी रिलेशंस नहीं रहते, सेकेंडरी ग्रुप्स बनते हैं जहाँ पे वो एक ख़ास पर्पज़ के लिए एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। सो इनका भी यही कॉन्सेप्ट था दैट वो लोग जिनके पास या वो स्टेट्स जहाँ पे असाबिया ज़्यादा है, मीन्स जहाँ पे सॉलिडेरिटी ज़्यादा है, वो उन स्टेट्स को डोमिनेट करती हैं जहाँ पे असाबिया या फिर सॉलिडेरिटी कम है। यानी इनके अकॉर्डिंग तरक्की का, प्रोग्रेस का दारोमदार असाबिया पर है, ग्रुप फीलिंग पर है। जितने आप यूनाइटेड होंगे उतने ही आप डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रखते होंगे। हर्बर्ट स्पेंसर की अगर बात की जाए, इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रेजेंट की थी और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था जो कि हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में भी डिस्कस करते हैं रिलेट करते हुए, दैट सोसाइटी इज़ लाइक एन ऑर्गेनिक बीइंग। सोसाइटी इज़ लाइक एन ऑर्गेनिज्म। जिस तरह ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और हर किसी का अपना अपना फंक्शन होता है, इसी तरह से इनके अकॉर्डिंग सोसाइटीज़ के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कॉन्सेप्ट था कि कुछ स्टेजेस से गुजरने के बाद, यानी कि बर्थ, उसके बाद डेवलपमेंट और एवोल्यूशन और उसके बाद डेथ, कुछ खास स्टेजेस से गुजरने के बाद जिस तरह एक इंसान की डेथ हो जाती है, इसी तरह सोसाइटीज़ की भी डेथ वाक़ई होती है।
यानी जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म है, पहले उसकी बर्थ होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होगा, एवोल्यूशन होगी, उसके बॉडी पार्ट्स मॉडिफाई होंगे और फिर उसके बाद ही वुड अल्टीमेटली गो टूवर्ड्स डेथ। सिमिलरली सोसाइटीज़ भी ऑर्गेनिक बींग्स की तरह हैं और वो भी एक ख़ास वक्त में ग्रो करती हैं, एवोल्यूशन होती है और उसके बाद उनकी वो ख़त्म हो जाती हैं। और इनकी जो थ्योरी है दैट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि एक बायोलॉजिकल थ्योरी है और उसका मेन फोकस भी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन था। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी और हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर लाजमी पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि उसमें हमारा मेन फोकस ही यही होता है कि ओरिजिन और डेवलपमेंट और एवोल्यूशन किस तरह से हुई ह्यूमन बींग्स की या फिर ओवरऑल ह्यूमन कल्चर्स की। सो इनकी जो थ्योरी है दैट वाज इंस्पायर्ड बाय डार्विन थ्योरी, जिसका भी मेन फोकस यही था कि किस तरह से ऑर्गेनिक बींग्स की एवोल्यूशन होती है, किस तरह वो मॉडिफाई होते हैं या डेवलप होते हैं। थर्ड थिंकर की अगर बात की जाए, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था गेमैनशैफ्ट एंड गेज़लशैफ्ट के नाम से। गेमैनशैफ्ट का मतलब है कम्युनिटी और गेज़लशैफ्ट का मतलब है सोसाइटी। 1887 के अंदर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया था और इसमें इन्होंने बेसिकली इंडिविजुअल या सोशल एक्शन के पीछे एक डाइकॉटमी प्रेजेंट की थी। मीन्स दो एस्पेक्ट्स प्रेजेंट किए थे जो कि फाउंडेशन बनते हैं इंडिविजुअल की और सोशल एक्शन की, और वो दो कौन से थे, एक कम्युनिटी और एक सोसाइटी। किस तरह से गेमैनशिफ्ट का मतलब है कम्युनिटी, ठीक है। तो गेमैनशिफ्ट बेसिकली इट गिव्स राइज टू नेचुरल विल or a mentality that inclines individuals and groups to associate with one another or basis of conquered harmony, folk faith and religious beliefs। यानी ये अक्सर लोग मतलब पूछ रहे होते हैं या डिफरेंस पूछ रहे होते हैं कम्युनिटी और सोसाइटी का, तो वो यहाँ पे भी आपको मिलता है डेट कम्युनिटीज़ के अंदर लोग अपनी विल से उसका पार्ट बनते हैं, अपनी विल से उसको ज्वाइन किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक हार्मनी होती है, एक दूसरे के एक ही सेम फोक वे, सेम ही रिलीजियस बिलीफ्स को मानने वाले होते हैं और वो लोग आपस में, उस ग्रुप के अंदर लोग आपस में जो ग्रुप्स हैं वो एसोसिएटेड होते हैं क्योंकि वो एक ही कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। यहाँ पे नेचुरल विल होती है। जबकि जो गेज़लशैफ्ट है वह ये बेसिकली इट प्रीडोमिनेट्स इन इंडस्ट्री और कॉमर्स, इसके अलावा सिटी लाइफ, नेशनल कॉस्मोपॉलिटन लाइफ, यानी कि जो मॉडर्न लाइफ है, जो इंडस्ट्रियल लाइफ है, सिटी लाइफ है, ये वहाँ की का कॉन्सेप्ट है। और इसमें नेचुरल विल नहीं होती, इसमें रैशनल विल होती है। यानी रैशनली आप किस तरह डिसीजन लेते हैं, आप अपने जो डिसीजंस जो आप अपने रिलेशनशिप्स बनाते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं और साथ ही साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो सेकेंडरी रिलेशनशिप्स होते हैं। सोसाइटी की अगर आप बात करें, सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, वहाँ पे आप हर किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं। एसोसिएशन, क्लोज एसोसिएशन आपको कम्युनिटी के अंदर नज़र आएगी। सोसाइटी के अंदर डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जो आपस में एसोसिएटेड तो होते हैं बट वो रैशनल विल होती है, किसी एक ख़ास मकसद से लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये बेसिकली जो सिटी लाइफ है वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। सो इन तीन थ्योरी से हमें ये समझ आ जाता है डैट ये किस तरह से एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के बेसिस बने। एक बात कर रहा है कि किस तरह से एक सोसाइटी के अंदर अगर असाबिया है तो वो किस तरह से डोमिनेट करेगी, और फिर उसके बाद असाबिया से अगर आप मूव करते जाते हैं, यानी अगर इसको आप रिलेट करें रूरल से अर्बन लाइफ की तरफ, सिटी डेवलपमेंट की तरफ, जिस तरह आपकी सॉलिडारिटी कम होती जाती है, ऑर्गेनिक से मैकेनिकल सॉलिडारिटी की तरफ आते जाते हैं, आपके एसोसिएशंस, बॉन्ड्स तो वीक होते जाते हैं लेकिन आप वहाँ रैशनली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं एक ख़ास मकसद से, ख़ास पर्पज़ से, अपने गोल्स को अटेन करने के लिए। तो ये अगर आप गौर से देखें तो ये सोसाइटी ने मूव किया ना एक स्पेसिफिक वे में कि किस तरह के पहले रिलेशनशिप्स थे, लोग किस तरह का सोचते थे, कैसी मेंटालिटी थी और अब कैसी आ गई। सेकंड वाले में भी वही बात है कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई और किस तरह से सोसाइटीज़ जो है वो भी एक ऑर्गेनिक बीइंग की तरह डेवलप होती हैं, एवोल्यूशन होती है और उसके बाद अल्टीमेटली दे मूव टुवर्ड्स डेथ। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इसमें भी गेमैनशैफ्ट और गेज़लशैफ्ट में आपको ये नज़र आता है कि कम्युनिटीज़ के अंदर तो बेसिकली एसोसिएशन है, लेकिन जैसे जैसे लोग सोशल होते जाते हैं, रैशनल विल की तरफ जाते हैं, रैशनल होते हैं, तो उसी तरह से उनके रिलेशनशिप्स के अंदर भी डिफरेंस आता है। और साथ ही साथ ये चेंज भी आपको अपनी सोसाइटी के अंदर खुद भी नज़र आता है। आपने डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़, अर्बनाइजेशन भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ा तो उसकी भी वीडियो मौजूद है, आप देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से डिफरेंट चेंजेस आ रहे होते हैं और डेवलपमेंट भी साथ ही साथ हो रही होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और कमिंग वीडियो के अंदर एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को भी डिस्क्राइब करूँगी अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स।
टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, और आपका जो भी फीडबैक है इस वीडियो से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।